अस्सलाम वालेकुम, मैं नारिजुल हसन BA में हंसने की क्या बात है? हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर हुसैन सर है और मेंटर शहबाज भाई है। आज का हमारा टॉपिक है डीफेक इन AI। डीफेक इन AI से पहले हम AI को जानेंगे। AI क्या है? AI एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इजाज़त देती है वह काम अंजाम दे जिनकी आमतौर पर ज़रूरत होती है। उसके बाद डीफेक को देखेंगे। डीफेक क्या है? डीफेक एक AI का एक शक्ल है जो धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे ऑडियो, वीडियो और इमेज के जरिए किया जाता है। डीफेक डिजिटल कंटेंट में रिवोल्यूशन ला रहा है। इसमें ऑडियो, वीडियो और इमेज को बदलने का ताकत है। ये जो डीफेक कैसे काम करते हैं, इसमें छोटा सा एक वीडियो है। इसमें टेक्नोलॉजी है या जो करंट एल्गोरिथम्स हैं, उसके लिए यू नीड एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ पिक्चर्स। जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी उतना बेहतर डीपफेक बनेगा। जितनी ज़्यादा एंगल्स में पिक्चर्स होंगी उतने बेहतर डीपफेक जो है ना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जो 2020 में हमारे पास एक केस आया, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस 2020, जिसमें एक खातून को ब्लैकमेल किया जा रहा था। एंड सो समबडी पोस्ट हर ऑन इंस्टाग्राम और उसने एक लिंक भेजा वो वेबसाइट और उसमें इट हैड हर डीपफेक। और उसमें उसने क्या किया होता है कि पॉर्न स्टार से उसकी फेस को रिप्लेस किया होता। एंड सो जब इन्वेस्टिगेटर्स के पास ये आया तो पिक्चर्स को कंबाइन करके एक वीडियो प्रोड्यूस की गई, डीपफेक वीडियो। एंड सो जब हमारे पास वो केस आया, सो देयर वर अदर इन्वेस्टिगेटर्स, लॉ एनफोर्समेंट जो उसको इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एंड सो दे वर कंफ्यूज्ड कि वाकई कोई डीपफेक है या फेक वीडियो है या ये लेजिटिमेट है और बेसिकली ये डीपफेक के कुछ केसेस है। जो केरला के फर्स्ट डीपफेक फ्रॉड है जो जुलाई में 2022 में हुआ था 73 साल के एक इंसान से, जो 40,000 का उसे नुकसान लगा था। और पाकिस्तान के एक अभिनेता है, उसके एक वीडियो वायरल हो गया था जो अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने बनाए थे। तो ये कुछ डाटा है जो AI से लिया गया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक माज है और मेरे मेंटर मिराज अहमद सर और PhD स्कॉलर सादिया नज़ार है। और मेरा टॉपिक है हाउ ब्रेन अफेक्ट ऑन कल्चर फैब्रिक। नंबर 1 है लॉस ऑफ कल्चर कंटिन्यूटी। इसका मतलब है जब तालीम याफ्ता अफराद जो रवायती इल्म, फनून और सकाफती रवायत को महफूज रखते हैं हिजरत कर जाते हैं तो ये वर्षा ज़वाल पज़ीर हो सकता है। नई नस्लों को इन कदीम रवायत तक रिसाई नहीं मिलती, जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और मकामी सकाफत की शनाख्त मानद पड़ जाती है। वीकनिंग ऑफ कल्चर इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है जब बासलाहत अफराद हिजरत कर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी, तहकीकी मराकज़ और सकाफती इदारों कमज़ोर हो जाते हैं। इल्म तहकीक की तरक्की रुक जाती है। तीसरा नंबर शिफ्ट इन सोसाइटल वैल्यूज। ब्रेन ड्रेन के नतीजे में लोग गैर मुल्की अक़दार अपने लेते हैं, जिससे मकामी रवायत कमज़ोर पड़ जाती है। जब तालीम याफ्ता अफराद ब्रेन मुल्क में रहने लगते हैं वह नई सकाफतों से मुतासिर होकर अपने रवायती शनाख्त से दूर हो जाते हैं, जिससे मकामी माशरती और सकाफती इक़्तिदार मानद पड़ सकती है। इकोनॉमिक डिक्लाइन इन कल्चर सेक्टर्स। सकाफती सनाअतों जैसे फिल्म, अदब और मौसीक़ी में ज़हनी और माली सरमायाकारी में कमी से ये शाबे कमज़ोर पड़ जाते हैं। बासलाहत अफराद की कमी तख्लीकी तरक्की और महदूद कर देती है, जिससे मकामी सकाफत में नुमाइंदगी घट जाती है। कल्चर फ्रेगमेंटेशंस। जब ममालिक अपनी तख्लीकी जहनों से महरूम हो जाते हैं तो सकाफती लहानत
से जिद्दत लाने में मुश्किलात के सामना करते हैं। फिल्म, अदब, मौसीकी और फ़नून में नए ख़यालात की कमी पैदा होती है, जिससे मकामी सकाफ़त के कई शनाख्त कमज़ोर हो जाती है और आलमी सतह पर इसकी नुमाइंदगी मुतासिर होती है। डायस्पोरा इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर। ब्रेन ड्रेन मकामी सकाफ़त को कमज़ोर करता है, लेकिन महाजिर बरादरी गैर मुल्की असरात वापस लाकर उसे नई शक्ल भी दे सकती है। बैरून मुल्क रहने वाले अफराद नई रवायत, तर्ज़ी ज़िंदगी और ख़यालात को अपने वतन में मुतारिफ़ कराते हैं, जिससे मकामी सकाफ़त में तब्दीलियाँ रहनुमाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदस्सिर अंसारी, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का सेकेंड ईयर का तालिब इल्म। ये टॉपिक हमारा जो ये प्रेजेंटेशन है, मैं सरवई सर और नुसरत अपी के अंडर में बनाया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कंट्रोवर्सी ऑफ द लेटेंट शो। इस पर थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट ये एक शो है जो YouTube पर चलता है, YouTube पर आता है। शो के होस्ट करते हैं बाय समय राना। पार्टिसिपेंट्स को इस शो में पार्टिसिपेंट्स के पास 90 सेकेंड्स होते हैं और ईच पार्टिसिपेंट जो है कि वो अपने आप को मार्क करते हैं, अपने आप को नंबर देते हैं। उसके बाद द विनर इज डिक्लेयर्ड व्हेन द स्कोर इज मैच्ड बाय द जूरी। जब जज का जो मार्क होता है उससे मिल जाता है तो विनर हो जाता है। शोज आर रिलीज ऑन यूट्यूब। जैसा कि मैंने बताया, ये शो यूट्यूब पर रिलीज होता है। यू हैव टू स्पेंड मनी टू वॉच सम एपिसोड। इसका जो कुछ एपिसोड है आप इस पैसे स्पेंड करके भी देख सकते हैं। जो खास एपिसोड है वो पैसे से चलते हैं। अब इसका कंट्रोवर्सी क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं, ऐसे बहुत सारे कह लें कि सिनेमा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मतलब तफरीह के हवाले से या फिर एंटरटेनमेंट या बहुत सारी चीज़ों को मतलब शो के ज़रिए दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट आते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट आते हैं, अपना टैलेंट शो ऑफ करते हैं। उसमें जो ख़ास इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि इन अ रिसेंटली रिलीज्ड एपिसोड यूट्यूब रणबीर इलाहाबादियाज कमेंट्स हैव बिकम द कंटेंट ऑफ कंट्रोवर्सी। रणबीर इलाहाबादिया, इसके आगे वाले स्लाइड में देखेंगे कि रणबीर इलाहाबादिया कौन है। ये एक पैनलिस्ट होते हैं वहाँ पे, जो कि मतलब अपने मतलब एक कह लें कि वालिदैन के मुअज़्ज़ज़ रिश्ते को एकदम मतलब घटिया अंदाज में मतलब फहाश कर दिया गया। आगे he asked an objectionable question about a participant's parents' personal relationship during the show, which has faced visitors' criticism. ये मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब एक पर्सनल रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया माँ बाप के पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से एकदम घटिया मतलब कि वाहियात किस्म के मजाक के तौर पर या एकदम बिल्कुल बेकार शो ये किए हैं। इसके ऊपर बहुत सारे FIRs भी हो गए हैं। अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें वो जो उसके समय राना है अपने शो के तमाम वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। इस शो के तमाम वीडियोस डिलीट कर दिए और उन पर FIR अब भी जारी है और आगे इस पर केस भी होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, रणबीर इलाहाबादिया ये एक मुंबई के थे, मुंबई में इनका जन्म हुआ था और ये उस शो के पैनलिस्ट थे। अब इस कंट्रोवर्सी पर क्या लोग सोचते हैं, मतलब बहुत सारे पीपल्स क्या थिंक करते हैं, वो मैंने BBC के एक आर्टिकल से उठाया है। राजौत कहते हैं कि इस तरह का कंटेंट एक बड़ी आबादी के बौद्धिक स्तर को कम कर रहा है। वह आबादी इस तरह के कंटेंट से खुश भी नजर नहीं आते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह के शो को देखकर दहाड़े मारकर हंसते हैं। हालांकि राजौर इस मामले में एक
FIR किए जाने का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की कुहड़ता बॉलीवुड की कई फिल्मों में परोसी जा रही है, लेकिन वहाँ इस तरह का विरोध नहीं देखा जाता है। कुछ इस तरीके से बात आलोक पुराणिक भी करते हैं कि उनका भी मानना है कि इस तरह के जो शो हैं ज़्यादा पैसे कमाने और व्यूज़ के लालच में बनाए जा रहे हैं। वे कहते हैं समस्या कहीं ज़्यादा बड़ी है। पिछले कुछ सालों में स्टैंड अप कॉमेडी का एक सर्कल बन गया है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है वो उस सर्कल तक स्वीकार्य है, लेकिन अब वह एक बड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आती है तो लोगों को हैरानी होती है। इसके उलट 2 सालों में स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे अरशद कैन कहते हैं गालियां कंटेंट में नहीं होती, समाज में होती है, इसलिए वो कंटेंट का हिस्सा बन जाती है। वो कहते हैं हर चीज़ की एक सीमा है। जब आर्टिस्ट की उम्र बढ़ती है तो उसमें स्टेबिलिटी आती है जो उसके कंटेंट में झलकती है। वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट इंडियन लास्टर चैलेंज के पहले सीजन के जो विजेता सुनील पाल हैं, उनका कहना है कि जो गाली गलौज कर रहे हैं वे न तो कलाकार हैं और ना ही कॉमेडियन। ये बिल्कुल लाफ्टर को दुनिया की सबसे बड़ी दवा बताया गया है, लेकिन यहाँ पे लोग इतनी घटिया बातें कर रहे हैं जो हम सब के लिए शर्म की बात है। उनका कहना है 4 गालियाँ देकर इस तरह के लोग बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी जो टैलेंट है वो दिखाते हैं, हालांकि उनका कोई टैलेंट नहीं रहता है। ऐसे ही मतलब वो अपने शो के कॉमेडी को किसी भी चीज़ को कॉमेडी बना रहा है। इसके इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। मैं यहीं पर अपनी बात को कंक्लूड करता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद रीम है। मैं BHEMC 3rd ईयर से हूँ। मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोफेसर फरियाद सर के अंडर है और नज़ार सर के अंडर है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन सोसाइटी। आप सबने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद जो है AI का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है हमारे समाज में कि AI जो है AI आ गया और AI ने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो चेंज किया है। तो आज हम यही समझते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कीजिए। पहले हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन टू AI इम्पैक्ट। AI ने क्या क्या इम्पैक्ट लाया। AI ने हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो रिवोल्यूशन लाया है। इसने हमारी ज़िंदगी के अंदर इसने तब्दीली लाई है। इसने क्या क्या कौन कौन से सेक्टर्स को उसने अफेक्ट किया है। पहला जो है हेल्थ केयर से लेकर उसने एजुकेशन तक जो है वो सारे इन फैक्टर्स को जो है वो अफेक्ट किया है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि AI ने किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो शेप लाई है और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम अभी फेस कर रहे हैं AI की वजह से। पहला हम देखेंगे AI इन हेल्थ केयर में जो है हम सब चाहते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो सही सलामत रहे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सही रहे। लेकिन AI हेल्थ में क्या है, AI ने काफी सारी चीजें हेल्थ में लाई, लाइक डायग्नोस को इनहेंस किया, ट्रीटमेंट को इनहेंस किया, पेशेंट केयर को इनहेंस किया। आजकल ओमेगा जो है यहाँ पर गच्चीबोली ओमेगा जो है वो पहला हॉस्पिटल है हैदराबाद का जिसने AI का इस्तेमाल किया और वो AI से जो है वो पेशेंट्स को सर्जरी कर रहे हैं। मैंने खुद वहाँ पर विजिट किया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप खुद भी देख सकते हो वहाँ पर कि किस तरीके से ओमेगा जो है AI की वजह से जो है वो आज पेशेंट को इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर है, शॉकिंग नेग्लिजेंस, यूपी डॉक्टर रिमूव्स यूट्रस इंस्टेड ऑफ गॉलब्लैडर। देखिए आप लोगों ने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, काफी सारी भीड़ रहती है। मतलब डॉक्टर को पता ही नहीं होता है कि मैं किस पेशेंट को इलाज कर रहा हूँ। उसको मतलब इतना डेटा रहता है, सरकारी हॉस्पिटल में इतना डेटा रहता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि पेशेंट को ऐसा नाम क्या है और उसको क्या इलाज कर रहा है। उनके ऊपर के मैं खुद हॉस्पिटल में रहा हूँ कम से कम 1 साल, मैंने देखा है कि डॉक्टर के ऊपर कितना लोड रहता है। मतलब उनके वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे जो है वो काम करते रहते हैं। अब देखिए अब जो AI में काफी सारे मशीन लर्निंग जो है वो काफी सारे आए और जिसकी वजह से डॉक्टर्स का जो है वो लोड कम हो गया। अब जब डॉक्टर्स का लोड कम हो गया अब वो पेशेंट को जो है आराम से देख सकते हैं और पेशेंट का हेल्थ जो है उसको आराम से केयर कर सकता है। ठीक है, ऊपर की चीज ठीक है। अब देखिए AI इज रीशेपिंग द जॉब मार्केट। अब जब AI आया है तो काफी सारे लोगों ने बोला कि भाई AI तो जॉब ले रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आप मुझे वो डेटा बताइए कि जहां पर AI ने जो है किसी का जॉब खाया। लेकिन AI आपको बोल रहा है कि भाई आपकी जो स्किल्स हैं आप उनको डेवलप करो ना, आप रिस्किल बनो यार। जिस तरीके से दुनिया जो है मॉडर्न हो रही है, आप मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले आप किताब से पढ़ रहे थे, आपके पास मोबाइल से पढ़ने के लिए आपके पास फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। देखिए क्या ये डेवलपमेंट, वैसे ही कि AI आपको बोल रहा है कि आप अपनी स्किल्स को जो है आप डेवलप कीजिए तभी जाकर आपको जॉब मिलेगा। लाइक एग्जांपल चिनार
QAI जो है ये अभी रिसेंटली जर्मनी का असली कंपनी है, ये अभी AI पे काम कर रही है। कश्मीर में क्या है, कश्मीर में 2 बंदे थे जिन लोगों ने AI पे रिसर्च की, उनमें से मेरी एक कजन है और एक लड़का है, इन्होंने AI के ऊपर रिसर्च किया। अब जब उन्होंने रिसर्च किया भाई, उनको जर्मनी कंपनी इनको बोला कि भाई आप एक काम करो, आप कश्मीर में जो है आप अपना चिनार AI का सेंटर खोलो, आप लोगों को ट्रेन करो, उसके बाद आप लोगों को जॉब दे दो। अब क्या कर रहे हैं कि अभी NIT में जा रहे हैं और NIT से ये लोगों को हायर कर रहे हैं, और ये उन बीटेक वालों को हायर कर रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ के आए और जो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जो है AI को सीख रहे हैं, नई नई टूल्स को सीख रहे हैं, उनको अभी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आजकल जर्नलिज्म में जो है काफी सारे AI के टूल्स आए हैं, एडिटिंग के टूल्स आए हैं, जिससे वजह से हम मदद ले रहे हैं कि मान लीजिए कि हम कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं और pictorial.ai जो है एक वेबसाइट है कि जहां से हम इमेज को जनरेट कर सकते हैं, तो आज हम वहां से इमेज जनरेट कर सकते हैं और वहां पर किसी भी ग्राफिक्स में हम उसको डाल सकते हैं और हम अपना काम जो है इजी कर सकते हैं। अब देखिए AI एजुकेशन में किस तरीके से ये चेंज हुआ है। जिस तरीके से मैंने बोला है कि लॉकडाउन हमने देखा ना, लॉकडाउन में हमने काफी सारी चीजें देखी और काफी सारे चीज हमें सीखने को मिली वहां पर। अब लॉकडाउन में क्या हुआ कि इससे पहले जो है हम ऑनलाइन क्लास का मतलब कंसेप्ट था ही नहीं था, यूट्यूब पे था, कुछ लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन हमें बताया कि नहीं, आप AI की मदद से आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो। वो तो पता है कि टीचर की जरूरत है, गाइडेंस होनी चाहिए, लेकिन AI से आप काफी सारी चीजें मतलब पढ़ सकते हो। जिस तरीके से इंसान की किस तरीके से पर्सनल लर्निंग में जो चेंज लाई है, जिस तरह से मैंने बताया आपको, अगर मान लीजिए कि मुझे करना है रिसर्च, मुझे करना है कि मुझे AI पर रिसर्च करना है, ठीक है, मुझे काफी सारे वेबसाइट्स के ऊपर जो है जाना पड़ता है और जो काफी सारे टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यहाँ पर मेरे को AI के काफी सारे टूल्स प्रेजेंट हैं, लाइक DeepSeek AI है या ChatGPT AI है, काफी सारे AI के टूल्स हैं जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, जो प्रॉम्प्ट डाल के वो मुझे काफी सारे रिसर्च बताता है कि ये रिसर्च यहाँ से रेफरेंस, यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया से रिसर्च है, द हिंदू से रिसर्च, आप उनको जाके भी पढ़ लेना, ठीक है। आगे अब देखिए एथिकल कंसिडरेशन, हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि भाई इसमें हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए। हम मोबाइल चला रहे हैं, हम मोबाइल जब चलाते हैं हम सोचते हैं कि भाई इस मोबाइल में हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। अब क्या होगा कि आजकल काफी सारे लोग जो बोलते हैं कि AI की वजह से प्राइवेसी जो है वो लीक हो रही है। सबने देखा होगा अभी नावेद जो है वो प्रेजेंटेशन की, उसने बताया कि किस तरीके से DeepSeek जो है किस तरीके से फेक इमेज बनाए जाते हैं। अब देखिए जब इंटरनेट जब आया था उस टाइम में लोगों ने बोला था कि इंटरनेट की वजह से गलत इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल होता है, और इवन कि ये आप पे डिपेंड करता है। इंटरनेट में काफी सारी चीजें हैं, आप अगर जाना चाहते हो गलत तरफ आप जाइए, आप अगर जाना चाहते हो सही रास्ते की तरफ आप जाइए। अब मुझे बताइए कितने सारे लोगों को बैंक अकाउंट्स हैक हुए हैं, उस टाइम ये था नहीं, ऐसे पहले भी जो है वो काफी सारे बैंक अकाउंट जो है हैक हुए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने ChatGPT को बोला कि हाउ टू किडनैप अ पर्सन, ये मैंने इसको दिखाया पर इसने क्या दिया, आई कांट हेल्प विद दैट। अब देखिए ChatGPT आपको गुमराह नहीं कर रहा है, ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या लिखेंगे, क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे। मैंने देखा कि हाउ टू किडनैप अ पर्सन, अगर मेरी मेंटालिटी गलत है, अगर मुझे किसी को किडनैप करना था तो मैं डालता हाउ टू किडनैप अ पर्सन, लेकिन वहां से मुझे ये नहीं बता रहा। ये क्या बता रहा है कि ये जो है आपको लेट मी नो इफ यू नीड गाइडेंस, और ये मुझे बता रहा है कि अगर आप मेंटली जो है अगर मेंटली परेशान है आप मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि हाउ टू किल अ पर्सन, ChatGPT को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई इसके मुझे लगता है इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, या आपको वहीं से बोल रहा है कि और क्या आपको वहीं से बोल रहा है कि मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। आगे की चीज अब मैं एंड पे आऊंगा कि AI ने किस तरीके से हमें हमारी जिंदगी को जो है वो तब्दील किया है। जिस तरीके से मैंने बोला है कि काफी सारे मल्टी फेसेट जो है, काफी मल्टी फैक्टर्स जिस तरीके से AI ने हमारी जिंदगी को जो है वो चेंज किया। जिस तरीके से मैंने बोला कि पहले आप रिसर्च कर सकते हो AI की वजह से, आप हेल्थ केयर में जो है हेल्थ केयर में आप AI का टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप जर्नलिज्म में जो है AI के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, और आप काफी सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पर आप AI की मदद से अपनी जिंदगी को जो है संवार सकते हो। तो special thanks to प्रोफेसर फरियाद सर और नज़ाकत सर। और रिसर्च जो है आपने सबको कीजिए, रिसर्च जो है एक तो जनाब की AI से हुई है, ChatGPT से हुई है, और थोड़ा मैंने खुद भी किया क्योंकि मैंने विजिट किया यहाँ पर ओमेगा, और जो रिसर्च है वो इकोनॉमिक्स टाइम से है। पहली स्लाइड में आपने कहा कि डॉक्टर्स पे लोड कम हो रहा है, डॉक्टर्स जो है AI जो है इनको रिप्लेस कर रहा है। नहीं रिप्लेसमेंट नहीं बोला मैंने, आपने कहा कि लोड कम हो रहा है और डॉक्टर्स का जो है काम आप सर्जरी जैसे रोबोटिक्स वगैरह करती है, ठीक है। दूसरे में आपने कहा कि जॉब प्रोवाइड कर रहा है, सो वहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्ट। देखिए पहले मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर यहाँ पर AI कोई मशीन है, ठीक है, ये सर्जरी करता है, हम ऐसे नहीं इसको हम ऐसे इंसान को नहीं रखेंगे वहाँ पर खुद रिसर्च करेगा, सर्जरी करेगा। हमें वो गाइडेंस चाहिए, उस AI को चलाने के लिए हमें डॉक्टर चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट डालना है वहाँ पर। वो प्रॉम्प्ट कौन डाल सकता है, वो जिस डॉक्टर ने पढ़ा होगा वो प्रॉम्प्ट वही डाल सकते, हम नहीं डाल सकते। आपको पता है सर्जरी कैसे करना है? नहीं, मुझे नहीं पता, किसी को पता नहीं।
डॉक्टर को ही पता है कि सर्जरी कैसे कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर डालना पड़ता है और डॉक्टर को वहाँ पर मौजूद रहना पड़ता है, तभी जाके सर्जरी हो सकती है। एजुकेशन को लेकर पता नहीं आपने क्या रिसर्च किया, लेकिन क्या आपने क्रॉस चेक किया जो साइटेशन या जो रेफरेंस वो देता है वो अवेलेबल है भी या नहीं? नहीं, मैंने बताया, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की मैंने बताया ना आपको, ये जो इकोनॉमिक साइंस से मैंने आपको बताया। नॉर्मल जनरल चीजें हैं। हाँ। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ न्यूज़ स्टोरीज नहीं पढ़ते हैं, आप जर्नल्स को साइट करते हैं, आप रिसर्चर्स को देखते हैं किसने क्या किया है, उसका जर्नल क्या है, उसका पेपर क्या है, लेकिन क्या आपने क्रॉस चेक किया? साइटेशन नहीं नहीं, उसको मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि आपकी बातचीत भी एआई की तरह ही है, एआई लफाजी बहुत अच्छी करता है। एआई टॉपिक था तो किसी ने मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन और मैं PHMC का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मेरे टीचर है ताहिर सर और प्रोफेसर है ताहिर सर और ये पेजेस प्रोफेसर एम भाई जो इस प्रोजेक्ट में हेल्प किए हैं। मेरा प्रोजेक्ट है रोलेक्स जो मीडिया के थ्रू मार्केट में अपनी वॉच बनाई, अपनी ये बनाई। ये रोलेक्स का ब्रांड है, मतलब लोगो है जो अपने बैक जाना जरा बैक जाना। मौलाना का स्पेलिंग गलत है। रोलेक्स मार्केटिंग क्या है, उसके आगे इवोल्यूशन या एवोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है। मतलब तुम क्या बताना चाह रहे हो, मार्केटिंग में कैसे इवॉल्व हुआ या उसका पैसा, मार्केट में कितना पैसा लगा है, थोड़ा ये कंफ्यूजन में लास्ट इवोल्यूशन है या इवैल्यूएशन है? इवैल्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यू। तो सबसे पहले रोलेक्स जो है एक प्रीमियम लग्जरी वॉच ब्रांड है जो ग्लोबल लेवल पर अपनी ब्रांडिंग और मीडिया प्रमोशन के लिए मशहूर है। ये ब्रांड अपनी हाई क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप और टाइमलेस डिज़ाइन के लिए अपना डिज़ाइन के जाना जाता है। और इसकी हिस्ट्री है, रोलेक्स की शुरुआत जो है 1905 में हेनरी जूड और अल्फ्रेड डेविड ने लंदन और इंग्लैंड में की थी। पहले इसका नाम रोलेक्स का जो पहले नाम था वो अपने नाम से वो लोग चला रहे थे, विल्जर्फ एंड डेविस। फिर बाद में उन्होंने अपनी कंपनी जो है स्विट्जरलैंड में शिफ्ट की। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। फिर तब उन्होंने अपनी नाम चेंज की, मतलब उसने उस वक्त नाम रखा रोलेक्स एसी। फिर उन्होंने स्विट्जरलैंड में उन्होंने 1919 में तो अपनी कंपनी शिफ्ट की। फिर उन्होंने वहाँ मतलब नए नए रोलेक्स के इन्वेंशन शुरू किए, जिसमें उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, जैसे न्यूज़पेपर, उसके बाद एडवांस्ड मैगजीन वगैरह का सहारा लिया, मतलब उनसे। और फिर रोलेक्स ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले जो है वो इंग्लिश स्विमर का सहारा लिया जो इंग्लिश चैनल चला रहे थे। रोलेक्स ने अपनी सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट 1927 में डेली मेल न्यूज़पेपर में दी थी। और जी न्यूज़पेपर और मैगजीन एड्स के थ्रू भी रोलेक्स ने वॉचेस की ड्यूरेबिलिटी और प्रेजेंस को हाईलाइट करता, और इसी तरह रोलेक्स कुछ वॉचेस को पॉपुलर करता गया। इसके पहली जो वॉच है वो ओरेस्टाइल है, पहली जो पॉपुलर वॉच है वो रोलेक्स सुबिनार है जो 1953 में लॉन्च हुई। और ये हॉलीवुड में, मतलब जब हॉलीवुड मूवी वगैरह बनाए थे उसमें उन एक्टर लोग जो है इनको पहन के अपना प्रमोशन किए, मतलब किए। और इसके पॉपुलर वॉच जो मैंने दो दिए हैं यहाँ पे, एक है रोलेक्स डायटोना जो 1963 में आई। ये रेसिंग और ड्राइवर्स के लिए एक चोनोग्राफ वॉच है। उसके बाद ये रोलेक्स जेड है जो ये हाई लग्जरी वॉच है जो सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम में आता है। उसके बाद रोलेक्स की फीचर जो है ये मतलब हाथों से बनाई जाती है, इसकी यही एक खासियत है कि ये हाथों से बनाई जाती है और ये वाटर प्रूफ होती है। उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो 5 से 6 लाख से स्टार्ट होती है। और ऑर्डर करके मतलब इसकी जो मटेरियल्स वगैरह है वो अगर अच्छे से लगाई जाए तो ये करोड़ों में भी जाती है। उसके बाद इसकी सर्विस जो है ये 4 से 5 साल में एक बार सर्विस करती है।
और मीडिया का कहना है कि रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, ये एक स्टेटस है, लोगों का सिंबल है। ये लोगों की ड्यूरेबिलिटी और एसेंसी और लग्जरी को पसंद करता है, इसलिए ये दुनिया भर में लोग इसको पसंद करते हैं। ये कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं और जो रोलेक्स की वॉच पहनते हैं। थैंक यू। हमारा टॉपिक एवोल्यूशन है। अभी कौन सा मॉडल चल रहा है रोलेक्स का? अभी जो आपने अगर एवोल्यूशन की बात की तो अभी कौन सा मॉडल चल रहा है रोलेक्स का? लेटेस्ट मॉडल कौन सा रोलेक्स? कौन सा? डिजेस्ट करके है कुछ। लेटेस्ट? डिजेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैंने मेराज सर और सादिया मैम के सुपरविज़न में तैयार की है, जिसका टॉपिक है हाउ इंस्टाग्राम इज़ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम क्या है? ये एक मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके तकरीबन 1 बिलियन यूज़र्स हैं। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से विजुअल स्टोरी टेलिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ यूज़र्स अपनी फ़ोटोज़, वीडियोस और रील्स शेयर करते हैं। इससे लोगों की सोच पे प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की। इंस्टाग्राम से लोग न्यू आइडियाज़, हॉबीज़ और ट्रेंड्स डिस्कवर करते हैं। उनको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये प्लेटफॉर्म फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी से जुड़ने में मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म का एक फ़ायदा ये भी है, ये अवेयरनेस फैलाता है सोशल इश्यूज, मेंटल हेल्थ और ग्लोबल इवेंट को लेके। तो यही कुछ पॉजिटिविटी है इसमें। अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, इंस्टाग्राम लोगों के अंदर कंपैरिजन की बीमारी जगा रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी कंपेयर करते हैं इंस्टाग्राम की परफेक्ट पोस्ट और रील से, जो बहुत ज़्यादा लाइटिंग, एडिटिंग एंड फिल्टरिंग के बाद बनती है। दूसरा, साइबर बुलिंग एंड टॉक्सिसिटी। इंस्टाग्राम पे नेगेटिव कमेंट, ट्रोलिंग और हेट स्पीच बहुत कॉमन है, जिससे एक इंसान की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तीसरा, वैलिडेशन सीकिंग। इंस्टाग्राम पे जो लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स आते हैं, हम उन चीज़ों से अपनी वैल्यू को मेजर करते हैं। अगर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो हाई वैल्यू, कम है तो लो वैल्यू। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि लेट्स यूज इंस्टाग्राम टू कनेक्ट एंड ग्रो, नॉट टू कंपेयर और फील लो। थैंक्स।